हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास के अंदर हमने एनोड और कैथोड की पहचान की थी कि ईसीएस के माध्यम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से कि किस प्रकार हम एनोड और कैथोड को पहचान सकते हैं। और इसके बाद में हमने डेल्टा जी और ई सेल, जो हमारा सेल विभव था, उनके बीच में रिलेशन देखा था और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको बताया था, काम में आया था हमारे पास में। डेल्टा जी इक्वल टू निकाय के द्वारा किया गया कार्य माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, निकाय पर किया गया कार्य या निकाय के द्वारा किया गया कार्य। तो जो पॉजिटिव था और एक हमारा नेगेटिव था। तो डेल्टा जी इक्वल टू हम यहाँ पर माइनस एन एफ ई सेल लेते हुए चलेंगे और मानक परिस्थितियों में माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हमें दे रखा है, थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया की सहायता से डेल्टा आर जी नोट 1 व डेल्टा आर जी नोट 2 में संबंध बताइए। हमें डेल्टा जी और डेल्टा जी1 और जी2 के अंदर रिलेशन बताना है। ए जी प्लस में ई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाता है, ए जी प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है ना, और ए जी प्लस कर लीजिए यहां पर 2 ए जी प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाता है तो ये एजी बन जाता है। इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं तो ये 2 एजी बन जाता है। ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है। डेल्टा जी1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये हमें नहीं पता है। डेल्टा जी2 हमें ज्ञात करना है, ये नहीं पता है। ई नोट सेल हमें इसके लिए दे रखा है, इस समीकरण के लिए 0.80 वोल्ट, और यहां पर दे रखा है ई नोट सेल 0.80 वोल्ट। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा जी निकालता हूं, यहां पर मानक परिस्थितियों में हमें सेल विभव दिया है तो हम मानक परिस्थितियां ही काम में लेंगे। तो यहां आ जाएगा भाई हमारे पास में डेल्टा जी1 नोट इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस में एन एफ ई नोट सेल। तो ये बन जाएगा हमारे पास में डेल्टा जी1 नोट इक्वल टू माइनस में एन की वैल्यू देखिएगा कितनी है। एन इस समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इंटू में एफ फेराडे, हम लिख नहीं रहे वैसे 96,500 होता है, या आप नहीं लिखोगे तो भी एक बार कट जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं। ई नोट सेल हमारा कितना है 0.80, ये आ गया हमारा डेल्टा जी1। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1। अब हमारे पास में बचा क्या, डेल्टा जी2। डेल्टा जी2 नोट अगर हमें ये निकालना है तो कितना बनेगा, माइनस में एन एफ ई नोट सेल, कितना आ रहा है देखिएगा, ये बन जाएगा डेल्टा जी2 नोट इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं समीकरण में, तो 2 हो जाएगी, 2 इंटू में फेराडे, हम लिख नहीं रहे हैं। ई नोट सेल कितना है 0.80। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी1 नोट अपॉन में डेल्टा जी2 नोट इक्वल टू माइनस में 1 इंटू में एफ इंटू में 0.80 अपॉन में माइनस में 2 इंटू में एफ इंटू में 0.80, यहाँ से 80 से 80, फेराडे से फेराडे कैंसिल आउट, 2 1/2 नेगेटिव से नेगेटिव। ये बन गया हमारे पास में डेल्टा जी2 नोट इक्वल टू 2 डेल्टा जी1 नोट। मतलब कि डेल्टा जी2 है वो जी1 का कितना है, वो जी1 का हमारा कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं डेल्टा जी1 और जी2 के अंदर रिलेशन बता सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा जी1 और जी2 के अंदर रिलेशन। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, एक बार कर लेना, उसके बाद में हम फिर से इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। तो आगे हम देखते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हमें दे रखी है और नस्ट इक्वेशन किस प्रकार से हम निकालेंगे देखिएगा। क्या होती है नस्ट इक्वेशन, कब निकालनी पड़ेगी, अगर हमें सेल विभव की गणना करनी हो और हमें मानक परिस्थितियां नहीं दे रखी,
तो मानक परिस्थितियां नहीं दे रखी, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेल विभव की गणना करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं, हम नस्ट इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इसके ऊपर, नस्ट इक्वेशन के ऊपर आपसे डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है नस्ट इक्वेशन, नरनेस्ट इक्वेशन, अलग अलग प्रकार से इसको बोल दिया जाता है, आपको मतलब कि फील करना है होती क्या है, नाम से कुछ नहीं लेना है ना। तो क्या है, यदि सांद्रता मानक अवस्था में न हो तो इसके लिए सेल विभव नस्ट समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो एक हमारे पास में इक्वेशन है डेल्टा जी की। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी ये आपको याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोट आर टी लॉग ई और क्यू। क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जी नोट प्लस में आर टी लॉग ई क्यू। अगर हम यहां पर इसकी बात करें डेल्टा जी नोट और लॉग क्यू की, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। आपको एक चीज बता रखी है मैंने कि जैसे ही हमारे पास में अगर log e की फॉर्म आ रखी है, इसको log 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होता है 2.303 और log 10 ये होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी आर टी, ये तो डेल्टा जी इक्वल टू जी नोट प्लस में आर टी लॉग ई क्यू। ई बेस है, इसको हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये लगा दिया 2.303 log 10 क्यू। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में 2.303 आर टी log 10 क्यू। हम जानते हैं ये मानक परिस्थितियों में नहीं है और ये मानक परिस्थितियों में है। मानक परिस्थितियों में अगर है तो माइनस में हम माइनस वैल्यू लेते हुए चलेंगे, आपको बताया था। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास में है, ये हमने निकाल ली थी माइनस एन एफ ई सेल। ये प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है मानक परिस्थितियों के अलावा। मानक परिस्थितियों पर माइनस एन एफ ई नॉट सेल वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एन एफ डेल्टा जी की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नोट की अगर तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस में 2.303 आर टी log 10 क्यू। मेरे पास में इतना कुछ आ चुका है। अब मेरे को आगे निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, सेल विभव निकालना है, और वो भी मानक परिस्थितियों के अलावा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ई सेल की। मेरे को ये ई सेल निकालना है, क्या करूंगा मैं, ये वाली वैल्यू को बाहर पटकना चाहता हूँ, इधर ले जाए, इसको उस साइड में भेज दें। इसका मन यहाँ पर आकर लगेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ आएगा सभी से डिवाइड हो जाएगा, पूरे से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा क्या NF। देखिएगा NF से NF तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एन, और ये माइनस वैल्यू बन जाएगी 2.303 आर टी अपॉन में NF log 10 क्यू। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, NF से NF कैंसिल आउट, माइनस में 2.303 आर टी अपॉन में NF log 10 क्यू। ये करके देखना, ये होती है हमारी नस्ट इक्वेशन। क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 2.303 आर टी अपॉन में NF log 10 क्यू। एन मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के, एफ फैराडे, टी टेम्परेचर, आर यहाँ पर 8.314 गैस कांस्टेंट, और क्यू क्या रहेगा, तो ये अभिक्रिया गुणांक होता है, ये अभी देखेंगे। एफ टेम्परेचर अगर हम मानक परिस्थितियां ले भी लें, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया, आर 8.314 जूल, अगर इतना मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर इतना है, आर की वैल्यू 8.314 ली है और फैराडे 96,500 लिया जाता है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में ये वैल्यू बन जाती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 10 क्यू। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नस्ट इक्वेशन के रूप में यही रखी जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ये डेटा पुट करोगे आपके पास में की वैल्यू निकल कर यही आएगी 0.0591 अपॉन में n। यहाँ पर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन है और log 10 क्यू।
इस प्रकार से हमारे पास में ये नस्ट इक्वेशन आ गई है और ये आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत काम में आएगी ये नस्ट इक्वेशन की क्या है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n और log 10 Q। जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास में क्या चीज था कि ये Q था। Q क्या है? Q आपको अभिक्रिया गुणांक लेना है, अभिक्रिया गुणांक। ये आपको केमिकल जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था, 7th चैप्टर था 11th में, वहां पर बताया था कि क्या होता है कि हमें कोई रिएक्टेंट दे रखा है और यहां से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हम साम्यावस्था की बात नहीं करते हैं, साम्यावस्था के अलावा अगर हम निकालते हैं, लिखते हैं, साम्य स्थिरांक लिखना चाहते हैं या अगर स्थिरांक लिखना चाहते हैं, अभिक्रिया गुणांक लिखना चाहते हैं, तो वो Q के रूप में रखा जाता है। Q कब लिखा जाएगा? साम्यावस्था के अलावा जो भी परिस्थितियां होगी वहां पर हम क्या यूज में लेते हैं? Q। और साम्यावस्था पर हम क्या यूज में लेते थे? जैसे K इक्विलिब्रियम या Kc या Kp, इस प्रकार से। तो हम K इक्विलिब्रियम तब लेंगे जब साम्यावस्था दी होगी। लेकिन अगर साम्यावस्था नहीं है उस कंडीशन में हम Q को क्या लिखेंगे? सिर्फ वही लिखा जाता है, लिखा तो वही जाता है, लेकिन हम अभिक्रिया गुणांक को अगर बोलना चाहते हैं तो अभिक्रिया गुणांक के टर्म्स का साम्यावस्था के बाद में या साम्यावस्था से पहले लिखा जाता है। Q क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता बटा में क्रिया कारक की सांद्रता, या Q को लिख सकते हैं P अपॉन में R। ये हमारा अभिक्रिया गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट है उत्पाद बटा में क्रिया कारक। तो ये आप Q निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो Q को लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जो भी रिएक्शन दे रखी होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें N की, तो N किस प्रकार से लिखना है? तो जैसे Cu+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा है Cu, बोलता है भाई N की वैल्यू बताइए, इसमें N कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके लिए Q क्या बनेगा? ये एक्वस है और ये क्या है? सॉलिड है। तो ये बन जाएगा उत्पाद और ये क्रिया कारक Cu अपॉन में Cu+2। लेकिन हमें पता है सॉलिड के लिए हम क्या मानते हैं? इसको इकाई मानते हैं। सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इकाई मानी जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा अभिक्रिया गुणांक क्या बन जाएगा भाई? Cu+2 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया गुणांक की गणना है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था नस्ट इक्वेशन के ऊपर। और नस्ट इक्वेशन क्या होती है? तो ये मानक परिस्थितियों के अलावा की बात करता है। और यदि सांद्रता समानक अवस्था में न हो तो इसके लिए हम सेल विभव नस्ट समीकरण के द्वारा ज्ञात करते हैं। और डेल्टा G इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा G नोट। ये थोड़ा सा याद कर देना। ये हम इस रिलेशन को निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि थर्मो के अंदर है ये, और ये रिलेशन को हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे हैं। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस में RT log EQ। यहाँ पर आपको कभी कभी ये इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है कि डेल्टा RG या RG लिखो तो लिख लो G इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस में RT log 10 K इक्विलिब्रियम, log E K इक्विलिब्रियम। और डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस में 2.303 log 10 RT आ जाएगी log 10 K इक्विलिब्रियम। तो ये साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था पर अगर बात करता है जब K इक्विलिब्रियम दे रखा है उस कंडीशन में साम्यावस्था कंडीशन लगा देंगे और वहां पर Q की जगह हम K इक्विलिब्रियम काम में लेंगे। ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। साम्यावस्था पर हमें डेल्टा G की वैल्यू निकलवाएगा या इस सेल की वैल्यू निकलवाएगा तो किस प्रकार से निकालेंगे वो हम
देख लेंगे। साम्यावस्था की कंडीशन पर क्या रहेगा तो वो भी देखेंगे। वहाँ पर ये ई नोट सेल है वगैरह है वो चेंज हो जाता है, तो डेल्टा जी नोट नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो किस प्रकार से लिखा जाएगा वो भी देख लेंगे। इस प्रकार से ये इक्वेशन है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इनके ऊपर एक आधा छोटा सा क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको करवाया है वो सभी पढ़ते हुए चलना है और उनको मतलब कि रिवाइज करना है अभी से। जो हमारा 4th चैप्टर है वो भी रिवाइज करना है आपको। इससे आगे जो हम अभी ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ये भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। इसका टेस्ट होगा आपका और टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। और जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, है ना। क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट हो गया, एक विद्युत रसायन हो गया, एक हमारा ये चैप्टर हो चुका है केमिकल काइनेटिक्स, और एक चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है वो बचता है सॉलिड स्टेट, और सेकंड वाला सॉल्यूशन, और एक 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इन्हीं पर ही अगर आपकी पकड़ है तो ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। और यहाँ से अब की बार जो पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन उठ भी सकता है। पूरे का पूरा पेपर है उनमें से आधे से ज़्यादा पेपर है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री से बना दिया जाए। क्योंकि अगर बनाएगा तो कंसेप्चुअल बनाएगा और कंसेप्ट बनेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो ये आपको इनके ऊपर पकड़ बनानी है। इसके लिए आपको करना क्या है, यही करना है कि आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सकते हो न्यूमेरिकल करिएगा। जितना आपको पढ़ाया गया है उस वीडियो को 1 बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन टाइम खराब नहीं करना है। थैंक यू आज के लिए। और इससे आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पर नंस समीकरण को लेते हुए ही और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो। तो नंस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको करने हैं। और भी क्वेश्चन है, कुछ चीजें और आएगी तो वो भी आपको पढ़ते हुए रहना है। लेकिन इस टॉपिक में इतना जो किया है उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था और एक नस्ट इक्वेशन ऐसी है जहां से क्वेश्चन बनता है आपके। तो नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है वो आपको सभी क्वेश्चन करने हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड। आपसे नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन पूछ सकता है, नस्ट इक्वेशन बोल सकता है कि नस्ट इक्वेशन लिखिए। तो नस्ट इक्वेशन अगर लिखनी है तो ये दोनों लिख सकते हो आप नस्ट इक्वेशन के लिए कि ये नस्ट इक्वेशन है। ये जब तक ये इतना चीज़ें हम नहीं लेते हैं तब तक ये रहेगा, उसके बाद में अगर ये पुट कर देते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। डायरेक्ट पूछ जा सकती है कि नस्ट इक्वेशन लिखिए, आधे नंबर की दे दो। हमारे लिए आधा नंबर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको इन सभी चीज़ों को मतलब कि ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। हर एक पॉइंट को ध्यान से गौर से पढ़िएगा और जितना करवाया जाता है उतना नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।